सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा और मैं हूं जवाद कमाल। नाजरीन, बानी पीटीआई की जानिब से 24 नवंबर को फैसलाकुन एहतजाज की कॉल के बाद पीटीआई क़यादत अब मुतहरिक हो गई है। बानी की बहनों के साथ साथ अब साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी ने भी अपना किरदार अदा करना शुरू कर दिया है और ज़रा ऐसा बता रहे हैं कि कल यानी कि 15 नवंबर को पेशावर में अहम मुशावरती इजलास तलब किया गया है, जिसमें साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी बानी पीटीआई का अहम पैगाम पार्टी पार्लियामेंटेरियंस तक पहुंचाएंगे और दूसरी जानिब बानी पीटीआई की जानिब से भी एहतजाज की कॉल देने वाली उनकी हमशीरा अलीमा खान ने आज फिर बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद अडियाला जेल के बाहर मीडिया से बातचीत की है और कहा है कि इमरान खान ने हिदायत की है कि एहतजाज में MNAs और MPs सबसे आगे होंगे और अगर हमें गिरफ्तार भी कर लिया गया तो लोग डी चौक पहुंचेंगे। इस अहम खबर के साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी कुछ खिंचा सा रवैया आज हुकूमत के साथ दिखाई दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुलकर हुकूमत से नाराजगी की हद तक पहुंचने वाले गिले शिकवे कर दिए हैं। जुडिशल कमीशन ने वादा खिलाफी पर बात की है, दरिया सिंध के पानी पर हुकूमती मौक़िफ़ को रद्द किया है। अपने हलीफ का जो ये बदलता हुआ लहजा है हुकूमत के लिए यकीनन परेशानी का सबब बन सकता है। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे आज के पैनल डिस्कशन में। हमारे पीपल्स पार्टी सिंध के तर्जुमान अली राशिद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ हैं और सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार एंकर पर्सन नजम अली खान साहब ने भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नदीम साहब, आपसे अली राशिद साहब आपकी तरफ आते हैं। सबसे पहले ये बताइएगा, आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एहतजाज का ऐलान कर दिया है, अब उसमें वक्त तो कम रह गया, लेकिन जो उनके मुतालबात हैं इसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ रखती है कि हर जमात के पास एहतजाज का हक़ होना चाहिए। तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब पीटीआई एहतजाज करने जा रही है तो उस पर तनकीद क्यों कर रही है? शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल तनकीद हम नहीं कर रहे। एहतजाज उनका हक है और हम हमेशा इस चीज़ पे यकीन करते हैं कि डेमोक्रेटिकली कोई अपना हक जो है उसको एक्सरसाइज करे तो हम उसके फेवर में हैं और हम उसके हामी हैं। मगर मुतालबात हैं क्या? अब वो कह रहे हैं कि जो बानी को हैं रिहा करें। वो तो कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स में केसेस चल रहे हैं और वो फैसले हो रहे हैं। तो वो जैसे ही, और काफ़ी केसेस इनके फेवर में भी गए हैं जैसे आपने देखा भी माजी में, तो वो उस तरीके से होगा ना। या तो ये डिसाइड कर लें, कहते थे NRO नहीं चाहिए, NRO नहीं देंगे, NRO नहीं मांग रहे। अब अली राशिद साहब, मुतालबात में जो चीदा नकात हैं वो ये सामने आए कि एक तो चोरी शुदा मैंडेट हो गया, फिर 26वीं तरमीम का मामला हो गया। ये दो अहम तरीन पॉइंट्स हैं जिनको लेकर वो कह रहे हैं। और तीसरी बात ये हुई कि जो कारकुनान असीर हैं उनकी रिहाई के हवाले से 26, मैं आपको 26 अमेंडमेंट से स्टार्ट करता हूँ। 26 अमेंडमेंट जो हुई कॉन्स्टिट्यूशनल, वो तो सबको ऑन बोर्ड लेके की गई। मुशावरत के अमल में पीटीआई हमारे साथ शामिल थी, हर मीटिंग में मौजूद थी। यहाँ तक कि जब पार्लियामेंट में ये टेबल किया गया, पीटीआई ने कहा कि ये ड्राफ्ट जो है बिल्कुल सही है, मगर असूली मौक़िफ़ हम इस पे वोट नहीं दे सकते, मगर हमें कोई एतराज़ नहीं है। अब जो अमेंडमेंट पास हो रही है बिल्कुल सही है, ऑन रिकॉर्ड हैं वो ये कहते हुए। तो उनसे उस चीज़ से क्या इनको इशू है? आई डोंट अंडरस्टैंड। दूसरी चीज़ पे आप आ जाएं। आपने क्या कहा था? सॉरी, दूसरी क्या चीज़ थी? दूसरा ये मामला था चोरी शुदा मैंडेट, जिस पर बहुत ज़्यादा बात से ही बात करें। देखें, इस पे मैं आता हूँ। पूरे पार्लियामेंट में, नेशनल असेंबली आप उठा लें, जो पार्टी सबसे ज्यादा अक्सरियत सीटें लेके जीती हुई है वो है पीटीआई। अगर उनकी सीटें, मुझे ये बताएं, ये फॉर्म 45, फॉर्म 47 की बात करते हैं, तो ये क्या, इनकी मंतक मुझे समझ नहीं आती कि जहां से वो जीते हैं, जो मेजॉरिटी सीट्स हैं पूरे पाकिस्तान से, सबसे ज्यादा अक्सरियत जिस पार्टी की पीटीआई, वहां फॉर्म 45, 47 बिल्कुल सही है। जहां चंद जगहों से बाकी पार्टीज जीती हुई हैं जो पीटीआई से कम है, वहां फॉर्म 47 के MNAs हैं। तो ये इट्स नॉट लॉजिकल। ये बात वो भी कोर्ट्स में है, इनके इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में केसेस हैं, हाई कोर्ट्स में, बाकी सब जगह केसेस इनके चल रहे हैं। ये जो मैंडेट की बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है कि उनका मैंडेट चोरी हुआ, दूसरा ये कि 26वीं तरमीम की वापसी पर, इन नुकात पर क्या हुकूमत से बात नहीं हो सकती? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सालिस का किरदार अदा नहीं कर सकती? कर सकती है। हमने इनको वाज़े तौर पे बहुत दफ़ा ऑफर भी की कि देखें,
अगर रोडों पे कौन आता है जिनकी बात नहीं, जिनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही हो, अगर हम डायलॉग ये मीडिया आप उठा के देख लें, कई बच्चे बच्चे से पूछ लें, आपको पता है गवर्नमेंट इज वेरी ओपन टू टॉक्स, हम चाहते हैं कि आके ये टेबल पे टॉक करें, मगर आपने जैसे देखा इनके अंदरूने जो मसले हैं, इनके धड़े जो बन चुके हैं पीटीआई में, आपस में एक दूसरे पे ब्लेम ग्लेम जो चल रहा है, वो गंदापुर साहब बैरिस्टर गौहर के बारे में कुछ कह रहे होते हैं, बैरिस्टर गौहर जो है शेर मरवत के बारे में कुछ कह रहे होते हैं, बात करें तो किससे करें? आप बता दें कि ये बंदे हैं जो खान साहब के नुमाइंदे हैं और इनसे आप जो बात करेंगे वो पार्टी का फैसला होगा। अभी तो अंदरूनी इतने मामलात इनके चल रहे हैं कि मेरे ख्याल से हुकूमत से बात करने से पहले, बैठने से पहले, इनको अंदरूनी तौर पे एक इंटरनल मीटिंग करके एक पेज पे पूरी पार्टी को आना चाहिए कि भाई आप पार्टी चाह क्या रही है, कंफ्यूजन का शिकार है। ठीक है। और फिर जब ये तय कर लें ये चाहते क्या है, फिर आगे हुकूमत बहुत वेलकमिंग है, चाहती है मसले का हल। देखिए हुकूमती पार्टी या हुकूमत वक्त जो होती है वो कभी नहीं चाहती कि ये अनरेस्ट हो, वो चाहती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। उनका जो नैरेटिव था कि महंगाई और फलानी और डिमकाना, वो सब टूट चुका है, इन्फ्लेशन नीचे आ रही है, इंटरेस्ट रेट्स कट हो चुके हैं, स्टॉक मार्केट अपनी बुलंद तरीन सदा पे एक नॉर्मल आम आवाम को रिलीफ मिल रहा है। तो अब उनको समझ नहीं आ रहा कि हम नैरेटिव लेके चलें तो क्या चलें। वो कंफ्यूजन का शिकार है और इसमें बेहतर मुल्क के लिए यही होगा कि बैठ के बात कर लें। मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से मैं कहता हूं कि आए बैठें, वी आर वेलकम। बिल्कुल ठीक आपका पॉइंट है। नजम अली खान साहब, आपका तज्जिया क्या कहता है? 9 दिन है सिर्फ जो कॉल दी है, फाइनल कॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, 9 दिनों में ऐसे हालात में जब पार्टी क़यादत ही एक पेज पर नजर नहीं आ रही है, पार्टी को मुतहरिक करवा कर शहर इक़्तिदार पहुंचा देना, धरना देना, ये मुमकिन लग रहा है आपको? देखें, मेरे तो ख्याल में एक अजीबो गरीब सा फैसला किया गया है। ये क़यादत का काम होता है कि वो रास्ते निकाले और चीज़ों को अपने तदब्बर से, अपने तहम्मुल से, फरासत के साथ, अपने राब्तों के साथ चीज़ों को दुरुस्त में लेकर चले। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है, हर महीने तकरीबन आप ये कह लीजिए जब से ये सारा मामला चला है, कोई 10-12 कॉल्स दी जा चुकी हुई हैं और हर दूसरे तीसरे महीने एक ऐसी कॉल दे देती है जिसके नतीजे में कारकुन मुसाइब का शिकार होते हैं, उनको जेलों का सामना करना पड़ता है, उनको गिरफ्तारियों का सामना करना पड़ता है, उन पर तशद्दुद होता है और हर ये मौका इस किस्म का बना देते हैं। होना तो ये चाहिए था कि अगर बानी पीटीआई जेल में है तो वहां से कोई रास्ता निकालें, वहां से कोई फहम फरासत के साथ मामलात को तय करें, लेकिन हर मरतबा वो कारकुनों को हुकूमत के सामने, रियासती इदारों के सामने पेश कर देते हैं और फिर अजीबो गरीब किस्म के मुतालबात होते हैं। अभी आप देखिए, कता कलामी की माज़रत चाहूँगा, ये वहाँ से जेल से क्या रास्ता निकल सकता है? फहमो फिरासत के साथ आपने कहा कि कोई रास्ता निकालें, आपका इशारा डील की तरफ है या डायलॉग की तरफ? देखें, डील एक मनफी लफ्ज़ है और मुफाहमत एक मुस्बत लफ्ज़ है। अगर आपको पाकिस्तान आर्मी की तरफ से वज़ीर आला गंडापुर को बुलाया जाता है, एक ब्रीफिंग दी जाती है, उनको अफ्तारी करवाई जाती है और उसी रोज़ जैसे ये खबर आती है अगले रोज तो बानी पीटीआई जो है वो एक ऐसा बयान दे देते हैं जिसमें पाक फौज के सरबराह पर इल्जाम लगा देते हैं कि उनकी बीवी को कत्ल करने की कोशिश वो कर रहे थे। बाद में पता चलता है ऐसा तो कोई चीज थी नहीं, जहर दिया जा रहा है। तो आप मामलात को जानबूझ के खराब करते हैं और जानबूझ के आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के इदारों को टारगेट किया जाए। तो इस वक्त जो सूरत बनी हुई है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई बड़ा एहतजाज कर सकेंगे, लेकिन अभी तो हुकूमत ने फैसला करना है कि वो इनको इस्लामाबाद आने की इजाजत देगी या नहीं देगी। और अगर पहले की तरह गिरफ्तारियां होती हैं तो हमने बहुत सारे एहतजाज देख लिए हैं अब तक। आप उस लॉन्ग मार्च से शुरू हो जाएं जो इमरान खान साहब ने खुद किया था और इसके बाद एससीओ कॉन्फ्रेंस तक और फिर इस्लामाबाद का जलसा, फिर लाहौर का जलसा। क्या इन जलसों से क्या नताइज निकले? कुछ भी नहीं निकले। और आप अगर ये समझते हैं कि इसके नतीजे में एस्टेब्लिशमेंट किसी दबाव में आ जाएगी और वो खान साहब के साथ मुज़ाकरात शुरू कर देगी, तो मेरा ख्याल है ये खामख्याली के सिवा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ कारकुनों को मार पड़वाई जाएगी, उन बेचारों को एक मरतबा फिर कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा और वो सारे माल खा के वापस आ जाएंगे। अब तो उनकी तादाद भी बहुत कम होती चली जा रही है। पहले कभी लोग निकला करते थे, अब कितनी दफा कोई मार खाएगा, कितनी दफा कोई पैसे खर्च करेगा। अब वक्त आ गया है कि आप ऊपर की सतह पे कुछ करें, कुछ अपने मामलात को ठीक करें। आप हमेशा ऐसे मुतालबात लेके आ जाते हैं जो अब आप खुद देखिए, 26वीं आईनी तरमीम की वापसी, क्या आप समझते हैं कि ये कारकुन उस 26वीं आईनी तरमीम को वापस करवाएंगे?
बानी पीटीआई की रिहाई, क्या आप ये समझते हैं कि ये कारकुन जो 5,000 पहुंचे, 10,000 पहुंचे, 20,000 पहुंचे, क्या ये बानी पीटीआई को जेल से रिहा करवा सकते सर हैं? लाखों की नहीं बात करवा हो रही है, आप सकते। तो 5-10 हजार करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमदर्दान है या देखिए, जो लाखों की देखने बात वाले तो हैं हमेशा से की उनको जाती है। नाराज आप कर रहे होंगे। मैं आपको जो लॉन्ग मार्च किया गया था, वो लॉन्ग मार्च जो कि जनरल आसिम मुनीर की तकरीर रुकवाने के लिए किया गया था, बहुत बड़ी बात थी ना। इमरान खान साहब उसमें खुद बीच में मौजूद थे। वजीराबाद वाला वाकया हो गया था। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, जब वो रवात पहुंचा था, पिंडी तो पहुंच ही नहीं सका था वो, जब वो रवात पहुंचा था तो उसमें 10,000 से ज्यादा लोग नहीं थे। जब वो लाहौर से रवाना हुआ था उसमें 5-7 हजार से ज्यादा लोग नहीं थे। गुजरावाला खुद उसको मॉनिटर किया, सड़क पे खड़े होकर देखा, वहां पर 3,000 से ज्यादा लोग नहीं थे। देखिए, लाखों की बात करना बहुत आसान है। आप इस सूरत हाल में जब कारकुनों पे छापे पड़ रहे हों, जब उनकी गिरफ्तारियां हो रही हों, जब आपकी तंजीम के बहुत सारे लोग सर गिरफ्तार ये हो तो रहे इस हों, आप वक्त तो कैसे बका का मसला है ना सर। अब तो कह रहे हैं कि 4-5 लाख लोग लेकर पहुंचेंगे। इस वक्त तो ये फाइनल कॉल इसका नाम कैसे दिया जा रहा है। पहुंचेंगे? सर कैसे पहुंचेंगे? मुझे कोई तरीका बता देना कि कैसे पहुंचेंगे। आप आज तक आपकी जितनी कॉल्स थी वो सारी की सारी फाइनल कॉल्स थी। देखिए, मैं बड़ा एक हमदर्दाना मशवरा दूंगा कि आप पार्टी की तवानाइयां इस तरह जाया ना करें। आप के अपने बच्चे अगर बाहर के मुल्क में महफूज बैठे हुए हैं राइट, तो हुकूमती आप रद्द-ए-अमल क्या दूसरों के होगा? वली बच्चों साहब मैं आपसे इस पर भी बात करूंगा। जरा अली राशिद साहब की तरफ वापस आते हैं। अली राशिद साहब, 4-5 लाख लोगों की बात हो रही है, लाखों लोगों के पहुंचाने की बात हो रही है। फर्ज करें अगर पीटीआई ने वहां पर 4-5 लाख लोग ना सही 1.5 या 2 लाख लोग पहुंचा दिए किसी भी तरीके से, क्योंकि एक सूबे में तो उनकी हुकूमत है ना, तो और वो वहां पर धरना देकर बैठ जाए, तो क्या हुकूमत को मजबूर कर देंगे? पहले तो मुझे आप ये बात बताएं, ये पहली दफा तो कर नहीं रहे हैं आप। 2-3-4 लाख लोगों की बात करते हैं आप। इनके इलेक्टेड नुमाइंदे देख लें पीटीआई के, टोटल अगर सेनेटर्स, एमएनए, एमपीएस, इनके बल्दियात के नुमाइंदे टोटल आप उठाएं तो 300 से 400 से ज्यादा तो इनके इलेक्टेड नुमाइंदे हैं। आपको कितने वो लोग दिखाए? गंदापुर चले, गंदापुर साहब जब फरार हो गए उस लास्ट प्रोटेस्ट से और चले गए पेशावर, इस्लामाबाद, कह रहे कि उन्होंने कहा कोई लीडरशिप आपको कोई दिखी? कोई एमपी एमएनए उसके अलावा कोई दिखा जो मौजूद था? कारकुनान अब क्यों निकलेंगे? कारकुनान का मोराल डाउन हो चुका है, वो समझ चुके हैं, वो इस्तेमाल हो रहे हैं, क्यादत इनकी सामने आती फिर परेशानी किस बात की है? हुकूमत, आप हुकूमत के हलीफ हैं, मुफाहमत के बादशाह कहा जाता है सदर आसिफ अली जरदारी साहब को, इस वक्त प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के। वो तो हुकूमत को कह दीजिए आने दें, अगर इनके पास लोग हैं ही नहीं तो क्या परेशानी है? रास्ता वगैरह रुकावट लगवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब छोटे छोटे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले दिनों भी एहतजाज किए हैं, अब तो वो भी छोटे ही एहतजाज बदार गिरदाने जा रहे हैं, उनमें भी इतनी रुकावटें, इतने कंटेनर क्यों लगाए गए? नहीं, बिल्कुल इस चीज़ से मैं इत्तेफाक करता हूँ। अगर उनको है परमिशन, अगर एक कानूनी तौर पे तरीक़ेकार जो होता है उसके तहत उनको एनओसी अगर मिलती है और इनको एनओसी अगर मिली भी है, अब मुल्क में जो हालात हैं हमारे सामने हैं, रोज बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं। क्वेटा में देखें, कराची में देखें, चाइनीज कॉन्वॉय पे अटैक हुआ, क्वेटा में अभी जो हुआ सानेहा, ये सब मुल्क के हालात हैं। उसको देखते हुए अगर इंटेलिजेंस इदारे और बाकी उधर से क्लियरेंस नहीं आती है, सिक्योरिटी कोई थ्रेट है, कल को खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है, ये जलसा लेके आते हैं या कोई प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, तो कसूरवार तो हुकूमत ही होगी ना। अच्छा ठीक है सर, एक और बड़ी अहम बात वो ये कि कराची, पेशावर या जो सूबाई दारुल हुकूमतें हैं, कैपिटल्स हैं, उनमें ये कहा गया है कि अलग अलग एहतजाज होंगे, स्पेशली कोयटा और कराची की बात की गई है। तो कराची में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत है सिंध में, तो क्या किस तरीके से आप लोग निपटेंगे? आप लोग वेलकम करेंगे? कोई रुकावट वगैरह लगाने का कोई प्रोग्राम नहीं है? बिल्कुल नहीं, हम इसमें बिलीव ही नहीं करते, मगर एट द सेम टाइम इनके पास एनओसी हो प्रोटेस्ट करने के लिए, कोई पीसफुल प्रोटेस्ट। कह रहे हैं ना कि इनके पास लोग नहीं है तो एनओसी के लिए वो आपकी तरफ आएंगे, तो एनओसी के लिए इनकार करना तो फिर मेरा नहीं ख्याल बनता है, आप लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं। इनकार नहीं कर रहे, मैं तो नहीं कह रहा हम इनकार कर रहे हैं, मगर मैं कह रहा हूँ सिचुएशन का जायजा लेंगे। अगर उस वक्त दिन ब दिन तब्दील होती है ना, सिक्योरिटी सिचुएशन हो गई, हालात हो गई, इंटेलिजेंस रिपोर्ट हो गई, हम बिल्कुल दे देंगे। अगर इनका बनता हुआ बिल्कुल देंगे और फैसिलिटेट करेंगे, मगर इनका माजी भी कोई अच्छा नहीं रहा है। May 9 का वाकया आपके सामने, जिस तरह के इनके बयानात आ रहे हैं इश्तियाल वाले कि कफन बांध के आएंगे और मर जाएंगे, मार देंगे, इस किस्म के बयानबाजी से गुरेज करें तो शायद इनसे लोग कोऑपरेट भी करें। पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं ना, पीसफुल प्रोटेस्ट में कहाँ ये जबान यूज होती है कि कफन अपने साथ लेके आएंगे? किसके लिए कफन ला रहे हैं? अपने लिए ला रहे हैं, किसी और के लिए ला रहे हैं? इनके इंटेंशंस क्या है? अगर मुल्क में बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट सामने आया। मुझे ब्रेक पर जाना है, कथा कलामी की मां से चाहूंगा, और ब्रेक के बाद के लिए भी खासतौर पे सवाल छोड़ते हैं कि कराची और कोयटा में जो अलग अलग एहतजाज की कॉल दी गई है, ऐसा क्यों किया गया?
क्योंकि डी चौक पर ही जो बड़ा एहतजाज है होना तो यही चाहिए था कि वहां पर लोगों को इकट्ठा करें। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नदीम कुरैशी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हमने सवाल छोड़ा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक तो खिंचा खिंचा सा रवैया है, दूसरा ये कि कोयटा और जो कराची में अलग अलग एहतजाज की कॉल दी गई है, ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे क्या हिकमत अमली हो सकती है, इसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे नजम वली साहब से। नदीम कुरैशी साहब की तरफ पहले आ जाते हैं, आपको वेलकम करेंगे सर शो में। कुरैशी साहब, बहुत कम वक्त रह गया, 9 दिन, क्या मुमकिन हो सकेगा जितने लाखों लोगों के पहुंचाने की बात हो रही है, इतनी तैयारी है आप लोगों की? और दूसरा एक और आपकी तरफ मैं सवाल रखता हूँ, वो ये कि ये भी खबरें सामने आ रही हैं, बातें की जा रही हैं कि पार्टी जो क़यादत है वो नाराज़ है, वो नहीं चाहती थी कि अभी एहतजाज हो, उससे मशवरा किए बगैर एहतजाज की कॉल दे दी गई है। क्या ये सब चल रहा है पार्टी में? बिस्मिल्लाह। देखिए, कतन कोई नाराजगी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुख्तलिफ अंदरूनी जो खुद साख्ता खबरें बाहर आती हैं, उनका बुनियादी मकसद सिर्फ एक होता है कि लोगों में इब्हाम पैदा किया जाए, लोगों में कन्फ्यूजन पैदा की जाए और ये तासुर दिया जाए कि जी तहरीक इंसाफ पे कुछ टूट फूट है। ये भी उसी बयानिया का हिस्सा है जो मौजूदा हुकूमत दीगर बयानियों की तरह मुल्क को चला रही है। क्योंकि यहाँ प्रैक्टिकली तो कोई ऐसी कारकर्दगी नहीं है पिछले 7, 8, 9 माह में, और इससे पहले 16 माह की, और फिर बाद में इन्हीं की जो बी टीम थी केयर टेकर गवर्नमेंट की, कि वो अवाम को रिलीफ दे सके। अभी जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, 76 साल में पहली बार पंजाब में पंजाब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स नाफिज किया जा रहा है पंजाब असेंबली में। इस वक्त भी डिबेट चल रही है और 15% से लेकर 50% तक पंजाब जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर हब है, और मैं समझता हूँ साउथ एशिया की सबसे बड़ी फूड बास्केट होना चाहिए था पंजाब के एग्रीकल्चर को। आज उस पर एक और शब्द खून मारा जा रहा है, और मैं वो सेशन में डिबेट करके अपनी तजावीज देकर आपके प्रोग्राम के लिए बाहर आया हूँ। तो मैं नहीं समझता कि लोगों को लाने के लिए, जो आपके सवाल का पहला हिस्सा था कि जी लोगों को लाने के लिए क्या अरेंजमेंट है, पाकिस्तान का आम आदमी खुद इस निजाम से शदीद मुतरद्दिद है, मुतनफिर है। हमें किसी नौयत की कोई अरेंजमेंट की जरूरत नहीं है। ये PMLN की या पीपल्स पार्टी की तरह की गैदरिंग्स नहीं है कि लोगों को बसों में और गाड़ियां देकर और खाने के लालच में लाया जाएगा। यहाँ लोग आज खुद आएंगे और आते रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान के लोगों की सबसे बड़ी मेजॉरिटी 80% से ज्यादा लोग एहलकार भी आते रहे हैं। आजकल तो ये नजर आ रहा है, और उसके बाद में अली अमीन गंडापुर साहब फिर उन पर फूलों के हार फेंकते हैं उनकी रिहाई पर। सर अब आजकल तो ये नजर आ रहा है, अब माजी की जो बात हो उसको रहने दीजिए। देखिए, मैं आपसे एक गुजारिश कर दूं, जाहिर है आवाम के पास तो पुलिस से और दूसरे जो इदारे गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है अपनी सपोर्ट के लिए, तो हमारे पास ना तो कोई डंडा होता है, ना कोई असला होता है, और आवाम के पास होना भी नहीं चाहिए। आवाम के पास तो सिर्फ जज्बा होता है, आवाम के पास अपनी प्रेजेंस होती है, और आवाम के पास एक मेल होती है। तो अगर जिस तरह से पहले भी होता रहा हमारे साथ कि जब भी हम किसी पुरअमन एजिटेशन की कॉल देते हैं, पुरअमन मार्च की कॉल देते हैं, तो फौरी तौर पर बिलखुसूस पंजाब में गवर्नमेंट हरकत में आती है, क्रैक डाउन शुरू हो जाते हैं, लोगों पे 3 MPO 16 MPO की FIR दर्ज हो जाती है, और ये सिलसिला पिछले 2 साल से जारी है। लेकिन मैं नहीं समझता कि खौफ का ये जो अंसर है ये अब उस हद तक रह गया है जिस हद तक माजी में था। पाकिस्तान की आवाम जब रोज अपने लिए एक मुश्किल खड़ा देख रही है, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि पंजाब में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगाया जा रहा है और कोई शख्स पूछने वाला नहीं है, ना डिबेट है। ये तो मैं एक बात का जिक्र कर रहा हूँ, लातादाद कानून साजियां इस 9 माह में ऐसी हुई हैं जिनका अवाम ये तो फिर कानून साजियां हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में हम देखते थे ऑर्डिनेंस आता था डायरेक्ट। देखिए, ऑर्डिनेंसेस आना कोई गैर आईनी और गैर कानूनी काम नहीं है। जब असेंबली सेशन नहीं होता तो ऑर्डिनेंसेस आ जाते हैं। देखना ये है, नहीं देखना ये होता है कि क्या कानून साजी, मैं कानून साजी को गैर आईनी नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अवामी उमंगों की तर्जुमानी की बजाय शराफिया की सपोर्ट के लिए जो कानून साजी की जाती है वो कभी भी मुल्कों को स्ट्रेंथन नहीं करती। पाकिस्तान 25 करोड़ लोगों का मुल्क है। यहाँ 2, 2.5, 3, 4 लाख लोगों की तस्कीन के लिए अगर आप कानून साजी करेंगे, उसे आप आईनी जितना मर्जी रंग दे लें। पहले तो ये सारा निजाम आईनी नहीं है।
जो इंतखाबात अवाम की मर्जी के खिलाफ हो, जहां आपका आम पाकिस्तानी नो पार्टी हो और इलियंस आके ये गिले शिकवे 2018 के इंतखाबात के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग के थे, लेकिन आपने नहीं सुना और मुसलसल वो कहते रहे। बहरहाल लेकिन उन्होंने कम से कम ये नहीं कहा था कि हम सर पे कफन बांधेंगे, मर जाएंगे, मार देंगे, लेकिन गिले शिकवे करते रहे कि इलेक्शन चोरी हुआ है, और अब 2024 में वही गिले शिकवे आप लोग कर रहे हैं। कंपैरिजन ही नहीं है 2018 के इंतखाबात और आज के इंतखाबात का। आप कराची के किसी हारे हुए शख्स का रिजल्ट लें ना, फॉर्म 45 लें, मैं तो हैरान होता हूँ कि जब आप जैसे शानदार लोग 2018 पाकिस्तान में हमेशा इंतखाबात में। सर ये आपने कराची की बात की है, तो कराची में एमक्यूएम वाले हैरान रह गए थे जब नतीजा आया था 2018 का। चले तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा मुझे एक इस पर जवाब दें, फिर नजम वली साहब की तरफ आना है, मुस्कुरा भी रहे हैं आपके जवाब पर। कुरैशी साहब ये बताएं, बैरिस्टर गौहर साहब कुछ नाराज है खान साहब की इस कॉल पर। चेयरमैन पीटीआई हैं, वो उनको एतमाद में ही नहीं लिया गया कि एहतजाज कब करना है। उन पर तो अचानक से ही जिसे कहा जा रहा है कि बम गिरा है कि भाई अब 24 नवंबर को आप लोग रेडी रहिएगा सब। उनका जो बयान था कि भाई बानी पीटीआई बॉस है, वो जो चाहे कर सकते हैं, तो चेयरमैन पीटीआई क्या है सर? मैं आपसे एक अर्ज करता हूँ आपसे। जी जी सर। आप इमरान खान साहब कोई जेल से बाहर तो नहीं है। जेल में एक बैठा शख्स, एक जमीर का कैदी जो अपनी मर्जी से ना मिल सकता है, ना अपनी मर्जी से अपनी बैरक से बाहर आ सकता है। अगले रोज जावेद हाशमी साहब एक सीनियर सियासतदान है, उन्होंने फरमाया कि मैंने 12 साल जेलें काटी, लेकिन इस तरह की जेल अगर मुझे भी बर्दाश्त करनी पड़ती जो खान साहब बर्दाश्त कर रहे हैं, तो शायद मैं भी कोई डील कर लेता या सर झुका देता। तो मैं नहीं समझता कि हम कोई नॉर्मल हालात में हैं। इमरान खान साहब जेल में है और उनसे मिलना भी इतना आसान नहीं है। अभी हमारे 5 जो रहनुमा गए उनको गिरफ्तार कर लिया गया, तो ये मे भी ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं नहीं समझता। गौहर खान साहब बड़े सीजन्ड और बड़े डिसिप्लिन्ड शख्स हैं। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुश्किल दिनों में उन्होंने लीड किया है। वो बड़े शाइस्ता, शुस्ता और बड़े समझदार इंसान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर शख्स को इस बात का इदराक है कि इमरान खान साहब जो भी फैसला करेंगे हमने उसे मनोवन तस्लीम करना है। मैं अगर पार्ट ऑफ द असेंबली हूँ या दीगर लोग आज अरकान असेंबली है, उनको लोगों ने इमरान खान के लिए वोट दिया था। इमरान खान की ठीक है कुरैशी साहब, बिल्कुल ठीक है, आपका मौक़िफ़ सामने आया। आपसे बुशरा बीबी के हवाले से भी बात करूँगा। कल एक इजलास होने जा रहा है, उसको वो लीड करेंगी। नजम वली साहब, एक तो नदीम कुरैशी साहब के जो रिमार्क्स है उस पर आप क्या कमेंट पास करेंगे कि जो ऑर्डिनेंस था और कानून साजी थे इसमें बहुत फ़र्क है। दूसरा ये कि कराची और कोयटा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अलग अलग कहा है कि वहाँ पर अलग अलग प्रोटेस्ट होंगे, इसकी क्या आपको स्ट्रेटेजी आप समझते हैं लग रही है? और एक और बड़ा अहम पॉइंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा खिंची हुकूमत से नज़र आ रही है। हुकूमत के लिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए थोड़ी सी परेशानी की बाइस लग रही है आपको, या सब ऑल इज वेल है? अच्छा, ये ना जो 3 सवाल हो गए। पहला सवाल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है एक अलहदा सियासी जमात है, मुस्लिम लीग नून एक अलहदा सियासी जमात है। मैंने बतौर सियासी तजियाकार मैंने जब भी देखा आपस में इख्तलाफात होते हैं, ज़ाहिर 2 पार्टीज हैं, उनके अपने अपने मफादात हैं, उसके बाद ये मामला तय हो जाते हैं। मैंने शहबाज शरीफ को बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल देखा, मैंने उनको रास्ता देते हुए देखा, और हमेशा उन्होंने बिलावल को मनाया और फिर आसिफ जरदारी वहां पर बैठे हुए वाने सदर में। और मेरा ख्याल है कि अगर कोई इश्यूज हैं तो वो शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के होते हुए कोई इश्यूज नहीं है। वो मेरा ख्याल है कि जिस तरह पहले 20, 25, 30, 40, 50 मरतबा मसाइल हल हुए, ये भी हल हो जाएंगे। जहाँ तक कुरैशी साहब की बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो एक मोतबिर शख्स हैं, एक जज्बाती रहनुमा हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे हमारे दोस्त बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाते हैं। उनको वही कुछ कहना चाहिए जो वो कह रहे हैं। लेकिन जहां पर तक टैक्स की बात है, मैं कुरैशी साहब इस तरफ एक बात कहूंगा कि मुझे नदीम भाई सिर्फ इतना बताइएगा कि मैं एक तनख्वाहदार सैलरीड पर्सन हूँ, मैं अपनी तनख्वाह पर टैक्स देता हूँ। आप एक कारोबार करते हैं, आप अपने कारोबार की टर्नओवर पर और जितना आप कमाते हैं उस पर इनकम टैक्स देते हैं। तो अगर हम इसको अपने किसान भाइयों को भी कहें कि वो अगर टैक्स दे दें जितना, अगर वो एक किसान जो है अगर वो आखिर में अपनी फसल बेच के एक नई पिजारो ले सकता है, लैंड क्रूजर ले सकता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इनकम के ऊपर टैक्स, हमें टैक्स की मुखालफत करनी चाहिए। हम टैक्स टू जीडीपी में 10% पर भी नहीं है, और जदीद रियासतें जो है वो 30 to 40% पर पहुंची हुई हैं। टैक्स तो हम सब ने देना है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस पर हमें कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जिस पर हमें सियासत नहीं करनी चाहिए, रियासत की बात करनी चाहिए। जैसे कश्मीर का मसला हो गया, जैसे दिफाई प्रोग्राम हो गया, ये बात खैर ये तो असूली सी बातें हैं।
आप आ जाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस एहतजाज की तरफ। जी। लाख बंदा लाएं, 2 लाख बंदा लाएं, कैसे लाएंगे मुझे नजर नहीं आता। अभी अली अमीन गंडापुर साहब सरकारी मुलाजमीन को साथ लेकर आए, सरकारी मशीनरी को साथ लेकर आए, उसके बावजूद क्या कर सके। मुझे जो इस वक्त मेरे पास जो मालूमात हैं, जो मैंने मुख्तलिफ लोगों से बात की है, वफाकी हुकूमत डी चौक पर एहतजाज की इजाजत देने के हवाले से सख्त रिलेक्टेंट है। वहां पर उसके साथ साथ डिप्लोमेटिक इंक्लेव पूरे का पूरा वहां उसके पहले भी जो मसला बना था, जब संजानी वाला जो जलसा उससे पहले मुलतवी किया गया था, वो इसी वजह से किया गया था ना कि सफारती जराए से बहुत ज्यादा शिकायत मसूल हुई थी। अब दोबारा हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जिसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, 9 मई वाला ट्रैक रिकॉर्ड है, लाहौर में पेट्रोल बम फेंक कर पुलिस वालों के ऊपर उनका मुकाबला, रेंजर्स का मुकाबला करने का ट्रैक रिकॉर्ड है, यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर आग लगाने का और सारा ट्रैक रिकॉर्ड है, जो धरनों के दौरान कोई किया गया उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। मेरा ख्याल है कि हुकूमत बहुत मुश्किल है कि उस जगह पे इजाजत दे। इजाजत बहुत मुश्किल है कि हुकूमत इजाजत दे, आपको पॉइंट है। अली राशिद साहब, बिलावल साहब कह रहे हैं कि सियासत इज्जत के लिए की जाती है, विफाक में आजकल ना इज्जत है ना वहां पर सियासत होने दी जा रही है। इस हालात में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने एहतजाज से हट कर आप लोगों से बात करना चाहें तो पार्लियामेंट के अंदर कोई अच्छी तहरीक या हुकूमत की तब्दीली का प्रोग्राम बनाया जा सकता है। पीपल्स पार्टी आपको लगता है इसमें मुत्तफिक हो सकती है? देखिए, ये तो बहुत एक दूर दराज एक चीज़ है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तानी सियासत है और हमेशा दरवाजे खुले होते हैं डायलॉग के लिए। हम आज की बात कर रहे हैं, हम तो जब 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ था और सबसे बड़ी पार्टी उस वक्त पीटीआई बन के आई थी, हमारा पहला एक डेमोक्रेटिक जो प्रिंसिपल होता है, जो लार्जेस्ट मेजॉरिटी जिसके पास होती है, हम चाहते थे कि हम पीटीआई से बात करें उस टाइम पे, और हमने कोशिश भी की कि पहले उनसे बात की जाए, मगर खान साहब उस वक्त किसी से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं थे। तो फिर हमने जाके नून से बात करके हुकूमत उनकी बनाई, कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे हमने लिए, मगर हुकूमत का हिस्सा हम नहीं बने। तो हम तो उस वक्त भी बात करने को तैयार थे, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। मगर सियासत में देखिए कोई जानी दुश्मनियाँ नहीं होती हैं। अगर मुल्क के मुफाद में, दीगर मुफाद में अगर सब साथ बैठ के मसले का हल निकालना चाहें तो उसमें कोई खराबी नहीं है। हम तो अभी भी पीटीआई के दोस्तों को कहते हैं कि जैसे उन्होंने देखिए 26 अमेंडमेंट जो पास हुई, सिर्फ ये पास होना है। ठीक है, आपको पॉइंट सामने अली राशिद साहब, मेरे पास वक्त कम है, मैं चाहूंगा नदीम कुरैशी साहब से एक मामले पर बात कर लूं। कुरैशी साहब, आप लोग तो कहा करते थे कि बुशरा बीबी सियासी खातून नहीं है, वो घरेलू खातून है, लेकिन कल पेशावर में अहम इजलास होने जा रहा है और उस इजलास में वो शिरकत भी कर रही है, बानी पीटीआई का अहम पैगाम भी पहुंचाने जा रही है। मैं ऐसी किसी खबर की तस्दीक नहीं कर सकता। ये खबर आज मीडिया की जीरत बनी रही है, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक बुशरा बीबी साहबा बिल्कुल घरेलू खातून है, पर्दादार खातून है। इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक बड़ी ज़हीन और समझदार लेडी है और इमरान खान साहब की ज़ौजा है। उनकी हर चीज पर नजर होती है, होनी चाहिए, लेकिन मेरे पास इस तरह की कोई इत्तला नहीं है। एक और एक बड़ा मामला, पंजाब से पब्लिक ज्यादा आने का इस बार तवक्को है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में वहां पर रहनुमाओं का इस मामले पर क्लैश भी चल रहा है। गंडापुर साहब हमाद अजहर साहब से शिकायत भी करते नजर आए, हमने पिछले दिनों देखा था। देखिए, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, पंजाब गवर्नमेंट का जो रवैया रहा है वो बिल्कुल गैर जमहूरी और गैर सियासी रहा है। अभी मेरे भाई ने जो फरमाया, मुझे इनकी राय का बड़ा एहतराम है। नजम अली खान साहब के गलबन आवाज से तो मुझे ऐसे महसूस हुआ, मुझे इनकी राय का बड़ा एहतराम है, लेकिन एनालिस्ट की राय जो है ना वो जजमेंट नहीं होनी चाहिए। इन्होंने बड़ा एक राय कायम की कि तरीके साहब ने ये जुर्म किया, ऐसा नहीं है। हम सियासी लोग हैं और वक्त आते हैं, वक्त बदल जाते हैं। कौन शख्स कहेगा कि पाकिस्तान मजबूत ना हो? क्यों हम इस रियासत का इज्जत और एहतराम नहीं करेंगे? हमें बिल्कुल इस रियासत बिल्कुल ठीक है, ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान मजबूत ना हो। पाकिस्तान की इज्जत एहतराम, रियासत की इज्जत एहतराम सब करते हैं। कथा कलामी की माजरत। नदीम कुरैशी साहब, राशिद साहब, नजम वली खान साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुझे ब्रेक पर जाना है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे लाहौर की फजा में फैली जहरीली स्मोक की। वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ बात करेंगे स्मोक की। सियासी मंजरनामे की तरह पंजाब पर भी स्मोक छाई हुई है। सियासत और रियासत पर छाई स्मोक ने
हर मंजर को धुंधला कर रख दिया है और सियासी इस्तेहकाम पर सियासी स्मोग और पंजाब के बड़े शहरों पर जहरीली धुंध ने कब्जा जमा रखा है। खास तौर पर लाहौर की बात करें, पंजाब में सूरत हाल ज्यादा तशवीशनाक है, जिससे कारोबार जिंदगी मुतासिर हो रहा है। हुकूमत ग्रीन लॉकडाउन जैसी खूबसूरत इस्तिलाहात का इस्तेमाल तो कर रही है, धुआं देने वाली गाड़ियां, ईंटों के भट्टों, धुआं उगलने वाली फैक्ट्रियों पर छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन बात नहीं बन पा रही है। आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले नंबर पर रहा है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले 5 बड़े ममालिक में शामिल है। 2022 का बदतरीन सैलाब था, पाकिस्तान की मईशत को हिला कर रख दिया था उस सैलाब ने। वजीर आजम शहबाज शरीफ के मुताबिक पाकिस्तान को सैलाब से $30 अरब का नुकसान पहुंचा था और जो सैलाब का खदशा है वो अपनी जगह अब भी है, लेकिन अब इस जहरीली धुंध के अजाब का सामना है हुकूमत को। पंजाब में स्मोक इस कदर ज्यादा है कि खला से भी तस्वीर सामने आ रही हैं और दिखाई देने लगी है ये स्मोक। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ के मुताबिक पंजाब के मुतासर अजला में 5 साल से तो कम उम्र 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे हैं, इनको स्मोक के खतरे का सामना है। यूनिसेफ का ये कहना है कि फजा में मौजूद आलूदा जर्रात बच्चों के फेफड़ों और दिमाग के टिश्यू पर असरअंदाज हो सकते हैं, दिमाग की नशोनुमा पर असरअंदाज हो सकते हैं। और इसके अलावा ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि स्मोक अगर आप आधे घंटे के लिए बाहर रहते हैं, खासतौर पर लाहौर जैसे शहर में, तो आपने आधे घंटे में कम से कम 30 सिगरेट का जो धुआं है वो अपने अंदर इनहेल कर लिया है। ये इतनी खतरनाक है और इससे इसका तदारुक कैसे हो सकता है और हमें क्या एहतियात करनी चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर माहौलियात आमिर हयात बंधारा साहब। बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती वक्त हमें प्रोग्राम में देने के लिए। आवाम को जरा आसान लफ्जों में बता दीजिए स्मोक है क्या, और लोग इस पर अमल दरामद नहीं कर रहे हैं तो क्या खतरा उनको हो सकता है। बहुत शुक्रिया जी, एक बहुत अहम मौजू पे आपने मुझे बुलाया है। देखें, जब हम अपनी सेहत की बात करते हैं तो उसमें लाजमा मलजूम है कि हम हर चीज़ का ख्याल रखें। अगर हम सिर्फ स्मॉग की बात करें तो बहुत अरसा पहले हमने सिर्फ एक लफ्ज़ धुंध का सुना हुआ था कि फॉग है, लेकिन जब एयर पोल्यूशन और जो दूसरे ऐसे जो फजलात हैं जो हवा में शामिल होते हैं और धुंध की जो बारीक जो उसकी तहें हैं उसमें शामिल होते हैं, तो वो एक डेंस किस्म की जहरीली धुंध बन जाती है, जिसको हम साइंसी अल्फाज में स्मॉग का नाम दे देते हैं। देखें, इसमें कंट्रीब्यूशन बहुत सी चीज़ों का है। सबसे पहले अगर मैं आपको कुछ साल पहले ले चलूं तो सबसे पहले इसको 2017 में जब लैंसेट कमीशन की रिपोर्ट आई जिसमें यह बताया गया कि पाकिस्तान में बहुत सी प्री मैच्योर डेथ्स एयर पोल्यूशन की वजह से हो जाती है, उस वक्त हमें इसको ज़रा गौर से इसको समझने का मौका मिला और उसके बाद तो हालात बहुत बद से बदतर होते चले गए। इसमें आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत का एक रोल है। उन्होंने सबसे पहले जो काश्तकार हैं उनको जलाने से जो क्रॉप रेजिड्यू है उसके ऊपर मैयर लिए, उसके बाद फिर जो गाड़ियां हैं जहरीला धुआं छोड़ती हैं उनके ऊपर गाड़ियां हैं, फसलें जलाने से हम तो यही सुनते थे इनकी वजह से स्मोक होती है, यही वजह है। देखें, नहीं, इसमें ये एक कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन बन जाती है। इसको हम सिर्फ ये नहीं कहते कि जो फसलें जलाने हैं उनकी वजह से हो सके। देखिए, कंट्रीब्यूशन तो है, चाहे वो 2% हो 3% हो, लेकिन एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट तो करता है। सबस्टैंडर्ड फ्यूल, कंस्ट्रक्शन, अर्बनाइजेशन, आपके वसाइल का जो नेशनल वसाइल का बेतहाशा और गैर समझदाराना जो इस्तेमाल है वो भी इसका हिस्सा है। तो इसमें बहुत सी चीजें ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन की सूरत में सामने आती हैं। लेकिन सबसे बड़ा ये तो पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर कराची, सबसे बड़े शहर कराची में भी है, दूसरा बड़ा शहर लाहौर है यहाँ पर। तो यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने ज़्यादा हालात ख़राब नहीं है, हालांकि यहाँ पर डस्ट बहुत ज़्यादा है लेकिन स्मोक जैसी सूरत हाल नहीं है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, आबादी भी लाहौर से दुगनी है और यहाँ पर गाड़ियाँ भी लाहौर से ज़्यादा दुगनी होगी यकीनी तौर पर, तो यहाँ ऐसी सूरत हाल नहीं है। खास तौर पर क्या वजह आप समझते हैं अगर ये अर्बनाइजेशन और ये जो पोल्यूशन करने वाले जो इस्तेमाल की चीज़ें हमारी फैक्ट्रीज हो गई, धुआं देने वाली गाड़ियाँ हो गई, अगर ये वजह नहीं तो फिर क्या है सर? एक समंदर के किनारे शहर को, कोस्टल शहर को आप जो लैंडलॉक शहर है उसके साथ कंसीडर थोड़ा सा हमें डिफरेंट तरीके से करना होगा, क्योंकि कराची और लाहौर के माहौल का बड़ा फर्क है। और उसके बाद में आपके ये जिक्र जरूर कर दूं कि सिर्फ मौजूदा हुकूमत को हम इसका ब्लेम शायद ना दे सकें, क्योंकि बहुत अरसे से ये पोल्यूशन के मामला जो चलते चले आ रहे हैं जिनके ऊपर कर्व करने की जरूरत थी। और उन हालात में जब आपके पास शायद दिल के मरीजों के लिए
उतने अस्पताल मैसर ना हो जाने पर हम पूरे दिल के मरीजों का इलाज कर सकें। अगर एयर पोल्यूशन का बर्डन भी आ जाए तो आपके हेल्थ सेक्टर की सिचुएशन बहुत टफ हो जाती है। तो इसमें ये बहुत जरूरी है कि हुकूमतें तो अपना किरदार अदा कर ही रही हैं। अभी जिस तरह आपने फरमाया, फेडरल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अभी COP29 में बहुत इंपॉर्टेंट केस प्रेजेंट करके आए हैं, और वो सिर्फ 30 अरब रुपए का लॉस नहीं था, उसमें बहुत बड़ी डिस्प्लेसमेंट भी थी, 1700 कीमती जिंदगियां चली गई थी, पूरी की पूरी इकोनॉमी को क्लैश हो गया था। इसी तरह अगर पंजाब हुकूमत की बात करें तो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने एटलीस्ट कोशिश तो की, क्लाइमेट डिप्लोमेसी की, उन्होंने एक खत तो लिखा, क्योंकि ये काम जो है वो कलेक्टिव एफर्ट से होंगे और हर एक स्टेक होल्डर को टेबल पर आना होगा। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट ये मैयर ले सकेगी। देखें, शहरियों को एहतियात करनी होगी अपनी सेहत के मुताबिक, और ये सिर्फ मसला बच्चों के जानना चाहते हैं क्या वो घर से बाहर निकलना बंद कर दें? नहीं, ऐसा तो शायद मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन शहरियों को एहतियात जरूर करनी चाहिए। जो मेयर्स हैं एटलीस्ट मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी हेल्थ के ऊपर, अपनी जो ग़िज़ा है उसके ऊपर ज्यादा जोर देना चाहिए, और अपनी हेल्थ कॉन्शियस रहकर देखें। जब आप एक कोरोना के अंदर हमने देखा क्या ग़िज़ा कि हो सकती है, सर नाज़रीन को जरा बता दीजिए कि कौन सी ऐसी ग़िज़ा है जो मुफीद रहेगी, जिसके खाने से इसके मुज़र असरात से बचा जा सकता? ये तो हम शायद एक डॉक्टर से बेहतर जान पाएंगे, लेकिन विटामिन सी जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आपकी जो बॉडी के लिए और उसकी जो इम्यूनिटी है वो डेवलप करने के लिए। लेकिन ज्यादा जो जरूरी है वो ये है कि एक्सटर्नल मेजर आप किस तरह से लेते हैं। आप मास्क का इस्तेमाल आपको बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, ये जरूरी है, क्योंकि एयर पोल्यूशन, स्मॉग हो या ना हो, जब भी एयर पोल्यूशन की बात करेंगे हमें अपने आप को और अपने फेफड़ों को बचाना है इस मामले में। अच्छा, ये भी बता दीजिए कौन सी बीमारियां हैं माहिरीन जो बता रहे हैं जो ज़्यादा इफेक्ट करेंगी, जो लग सकती हैं इससे, स्मोक से, अगर एहतियात ना करें तो? देखें, फेफड़ों से जो आपके निज़ाम तनफ़ुस की बीमारियां हैं वो सबसे बड़ा रीज़न होगी बाकी बीमारियों को क्लब करने में भी। अगर एक दिल का मरीज़ है तो उसके अगर फेफड़ों के ऊपर और बर्डन आ जाता है तो मेरे ख्याल में उसका जो इंटेंसिटी है और उसकी जो खतरा है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। इसी तरह बाकी भी जितनी बीमारियां हैं वो आपके निज़ाम तनफ़ुस के साथ ही चलती हैं। अगर निज़ाम तनफ़ुस ही ठीक नहीं होगा। मैं चाहूंगा एक और मामले पर आपका जवाब ले लूं, वो ये कि हुकूमत ने जो इक़दाम किए हैं, आपको क्या लगता है कितना अरसे लगेगा इसके तदारुक के लिए, इससे जान छुड़ाई जा सकती है स्मोक से? देखें, मेजर्स तो आहिस्ता आहिस्ता लेने पड़ेंगे, और ये एक शॉर्ट टर्म मंसूबा होगा, एक लॉन्ग टर्म मंसूबा होगा। शॉर्ट टर्म में हम ये कर सकेंगे कि हम भट्टे बंद कर देंगे, हम जो जहरीली गैसेस के जो ये गाड़ियां हैं उनके ऊपर कंट्रोल कर लेंगे, फार्मर्स को हम इम्प्लीमेंट्स और मैकेनाइजेशन दे देंगे जिसकी वजह से वो ना चलाएंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म मामलात में हमें देखना पड़ेगा कि हम कंस्ट्रक्शन में किस तरह से ग्रीन कंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। हम फ्यूल की अपनी जो कैपेसिटी है उसको हम इलेक्ट्रिक के साथ या अच्छे फ्यूल के साथ किस तरह से कर सकते हैं। और एग्रीकल्चर के अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा कि हम पेस्टिसाइड, सीड्स और कौन सी ऐसी मशीनरी है जिसके ऊपर हम काम करके ज्यादा बेहतर अंदाज में जो है वो माहौल दोस्त पॉलिसीज के साथ, माहौल दोस्त पॉलिसीज अपनानी पड़ेंगी। आमिर हयात मज़ारा साहब, माहिर माहौलियात, हमारे साथ प्रोग्राम का बहुत शुक्रिया ऐसा हम मामले पर अपना मौक़िफ़ देने के लिए। नाज़रीन, माहिरीन का ये मौक़िफ़ है कि स्मोक एक जहर है और इससे निपटने के लिए हुकूमत इक़दाम कर रही है, लेकिन हमें भी हुकूमत का साथ देना होगा, आगे बढ़कर एहतियात करनी होगी, क्योंकि एहतियात पछतावे से बेहतर है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।